बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर है। लास्ट टाइम हम लोगों ने डायमेंशंस को बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया था और हम लोगों ने ये भी देखा था कि डायमेंशंस के डेफिनेशन क्या है। आज का जो आर्टिकल है वो है कि डायमेंशन की यूजेस क्या हैं, डायमेंशंस को कहाँ यूज किया जा सकता है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डायमेंशंस के क्या फवाइद क्या हैं। डायमेंशंस के जो यूजेस हैं हमारे पास, डायमेंशन को यूज करने की बेसिकली जो टेक्निक है उसे हम बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, जिसको भी एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने। जो दो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं वो हैं, नंबर 1 है टू चेक करेक्टनेस और होमोजेनिटी to check correctness of an equation। और दूसरा जो हम काम कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हुए वो है टू डिराइव ए पॉसिबल फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की का कोई पॉसिबल फॉर्मूला हम डिराइव भी कर सकते हैं। तो सारा पहला जो ऑब्जेक्टिव है हम उसको चेक करते हैं कि ये करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन से क्या मतलब है। तो ये है हमारे पास नंबर 1 टू चेक करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। इस चीज को अंडरस्टैंड करने से पहले आप एक बात अपने जहन में रख लें और वो ये है जिसे हम बोलते हैं कि एक फिजिकल इक्वेशन, फिजिक्स की जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली जब करेक्ट होगी जब उसकी दोनों साइड्स की जो डायमेंशंस हैं वो सेम आए। ठीक है जी। तो ये हमारे पास, अगर हमने चेक करना है कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, तो हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे, उसकी राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे, और अगर वो बराबर आ जाएं तो हम कहेंगे कि हमारी जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है या होमोजीनियस है। और ये जो असूल है कि किसी भी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन हो वही राइट हैंड साइड की डायमेंशन होनी चाहिए, इस रूल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो जरा तवज्जो कीजिएगा, हमारे पास एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। ये एग्जाम्पल आपकी बुक की एग्जाम्पल 1.4 है। ये इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं। ये वो इक्वेशन है जिसको आपकी बुक चेक करना चाह रही है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, या होमोजीनियस है या नहीं। तो जैसे कि मैंने बताया कि होमोजीनियस होने के लिए जो डायमेंशंस लेफ्ट हैंड साइड की है वही डायमेंशन राइट हैंड साइड की होनी चाहिए। तो पहले हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन। लेफ्ट हैंड साइड पर हमें स्पीड नजर आ रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमें स्पीड की डायमेंशन निकालनी है, यानी कि v की डायमेंशन निकालनी है। और अगर आप लोगों को याद हो, कल हम लोगों ने जितनी भी डायमेंशंस निकाली थी, स्पीड की डायमेंशन थी LT-1। अगर आपको नहीं याद आता तो पहले इसका यूनिट देख ले। इसका यूनिट क्या था? मीटर पर सेकंड। फिर मीटर की जगह, क्योंकि मीटर लेंथ है, उसकी जगह L,
सेकंड टाइम है उसकी जगह टी, और वही पावर्स, तो ये डायमेंशन है लेफ्ट हैंड साइड की। इसी तरह हम डायमेंशन लेते हैं राइट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड की डायमेंशन थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, तो इसको मैं यहां करता हूं जी, जरा देखिएगा। राइट हैंड साइड क्या है, अंडर रूट एफ मल्टीप्लाई बाय एल ओवर एम। अब जरा देखते हैं इसकी डायमेंशंस क्या है। सबसे पहले अपनी आसानी के लिए अंडर रूट को हम लिख सकते हैं पावर में कि ये 1/2 है। स्क्वायर रूट जो है वो पावर में 1/2 बनता है। उसके बाद अब इन सब की डायमेंशंस हमें पुट करनी है। अगर आप याद करें, लास्ट टाइम मैंने आपको फोर्स की डायमेंशन और ये सब चीजों की डायमेंशंस निकाल के दिखाई थी। अब मैं वैल्यूज पुट करता हूं। फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2, क्योंकि इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मास है m, मीटर लेंथ है l, सेकंड टाइम है t। ये आ गई डायमेंशन फोर्स की। फिर डायमेंशन है लेंथ की, और लेंथ की तो डायमेंशन ही l है। और फिर डायमेंशन है मास की, और मास की डायमेंशन है m। और फिर इस पूरी चीज का स्क्वायर रूट या पावर 1/2 होगी। मजीद सॉल्व करते तो लास्ट टाइम आपको याद होगा कि मैंने ये भी बोला था कि जो डायमेंशंस होती हैं दे कैन बी मैनिपुलेटेड एज अलजेब्रिक क्वांटिटीज। इनको अलजेब्रिक क्वांटिटीज की तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। ये देखिए जी, ये मास और मास की डायमेंशन कैंसिल हो गई, और L और L की डायमेंशन जब मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा L स्क्वायर। इसी तरह T तो सिर्फ T है तो -2 ऐसे ही आ जाएगा, और साथ अब पावर रह जाएगी 1/2। जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा ये पावर इससे भी मल्टीप्लाई होगी और इससे भी मल्टीप्लाई होगी, तो L के साथ भी 1/2 मल्टीप्लाई होगा और T के साथ भी 1/2 मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास कैंसल होकर आंसर क्या आया, LT-1। और अगर आपको याद हो LT-1 तो राइट हैंड साइड की भी डायमेंशन आ रही है। इसका मतलब स्टार्ट की थी हमने लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन भी आ रही है। हमने स्टार्ट की थी राइट हैंड साइड की डायमेंशन से, और राइट हैंड साइड की डायमेंशन तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर आ गई। तो रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि हेंस ये जो फार्मूला है F मल्टीप्लाई बाय L ओवर M, इट इज डायमेंशनली करेक्ट। ये डायमेंशनली बिल्कुल सही है, क्योंकि उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस बराबर आ रही। आपकी एक्सरसाइज का एक और न्यूमेरिकल है, गालिबन 1.8 है आई थिंक, जरा उसमें चेक करते हैं। इक्वेशन देता है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल है आपकी एक्सरसाइज का, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। वो कहता है इस इक्वेशन को चेक करें कि ये होमोजीनियस है या नहीं, या डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। जरा देखते हैं, फिर से लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड पर आपको ये फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन है। लेफ्ट हैंड साइड पर आपको नजर आ रही है एनर्जी, और एनर्जी की जो डायमेंशंस हैं वो हम लोगों ने पढ़ी थी। जो वर्क की डायमेंशन होती है वही एनर्जी की डायमेंशन होती है। ये हम लोगों ने कल डायमेंशंस पढ़ी, mL²T-2। इसी तरह ये हो गए जी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन। अब राइट हैंड साइड को भी देखते हैं। राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है, mc²। m मास है, और मास जो है उसकी डायमेंशन भी m होती है। साथ c स्पीड ऑफ लाइट है। तो बड़ा स्पीड ऑफ लाइट हो या स्पीड ऑफ कार हो, क्वांटिटी तो सेम है ना, स्पीड ही है, तो हम डायमेंशन इसकी LT-1 ही लेंगे। तो यही डायमेंशन आएगी, लेकिन साथ इस पूरी चीज का स्क्वायर आ जाएगा। C का स्क्वायर है तो इसकी डायमेंशन का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास इसकी डायमेंशन एज इट इज रहेगी और इसकी डायमेंशन का
स्क्वायर आ जाएगा। जरा देखते हैं जी, हमारे पास ये बन जाएगा m एज इट इज, ये ब्रैकेट खोलूंगा तो l का स्क्वायर, और इसको खोलूंगा तो पावर मल्टीप्लाई होगा तो t की पावर -2। और अगर आप देखें ये तो सेम डायमेंशन आई, जो कि लेफ्ट हैंड साइड की थी वही राइट हैंड साइड की। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc² इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट या करेक्ट या होमोजीनियस वर्ड भी हम यूज कर सकते। तो ये है डायमेंशंस का पहला यूज कि आप किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। अब हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर 2 को। और रूल नंबर 2 क्या है कि आप किसी भी चीज का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास है या नहीं। और ये कितनी जबरदस्त बात है, डायमेंशन या डायमेंशनल एनालिसिस आपको किसी भी चीज का फॉर्मूला डिराइव करने की भी एक जो है वो ऑप्शन देता है। लेकिन हम जरा देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आप जरा तवज्जो कीजिए, अब चलते हैं हम अपने दूसरे यूज की तरफ, जो कहता है कि आप कोई भी पॉसिबल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए स्टेप्स क्या है? सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आप चीजों को क्लियरली अंडरस्टैंड करें, और वो एग्जांपल है आप ही की बुक की एग्जांपल 1.5। सो एग्जांपल नंबर 1.5 जरा देखिएगा, इसमें हम क्या करेंगे? वी विल डिराइव द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम we will derive a formula for time period of a simple pendulum। तो एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है उसका फॉर्मूला हम जरा डिराइव करने लगे। लेकिन पेंडुलम तो आप लोगों ने देखा हुआ है, जैसे क्लॉक का पेंडुलम है या किसी भी चीज का पेंडुलम, वो आप लोगों ने देखा हुआ है। जरा इमेजिन करें पेंडुलम की ये डायग्राम, और इस पेंडुलम की डायग्राम में अगर आप देखें और मैं आपसे पूछूं यार आपको क्या लगता है मैं पेंडुलम में क्या क्या चेंज लेकर आऊं तो पेंडुलम का टाइम पीरियड, यानी पेंडुलम की दूसरे अल्फाज में स्पीड भी कह सकते हैं, चेंज हो जाएगी, तभी उसका टाइम पीरियड चेंज होगा। तो मैं आपको कहता हूं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे पेंडुलम का टाइम पीरियड चेंज किया जा सकता है, पेंडुलम को तेज या स्लो किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि आपने जो चीज बताई है वो सही भी हो, लेकिन मैं सिर्फ आपका ओपिनियन जानना चाह रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि कौन सी चीजें पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो अफेक्ट कर सकती हैं। दूसरे अल्फाज में पेंडुलम का टाइम पीरियड किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो हम पहले उसकी लिस्ट बनाते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम मे डिपेंड, देखिए मैं मे का वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि आई एम नॉट श्योर, इट इज जस्ट एन ओपिनियन। तो मे डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। अब वो देखें जी, पहली चीज तो सबके जहन में यही आएगी, हो सकता है अगर मैं पेंडुलम का जो बॉब है वो बड़ा लगा दूं तो शायद इससे कोई फर्क पड़ जाएगा टाइम पीरियड के, पेंडुलम के टाइम पीरियड को, यानी कि मैस ऑफ बॉब, इसको आप स्मॉल m कह देते हैं, मैस, यानी मैस एक फैक्टर हो सकता है। नंबर 2, हो सकता है कुछ बच्चे ये भी कहें कि अगर हम टाइम पीरियड की जो थ्रेड है, जो हमारा सिंपल पेंडुलम का जो थ्रेड है, धागा है, उसकी लंबाई चेंज करें तो टाइम पीरियड चेंज हो जाए। यानी कि एक पॉसिबल फैक्टर और भी हो सकता है, और वो क्या है? लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। मैं इसको L कह देता हूं। इसी तरह एक और फैक्टर हो सकता है
एंड दैट इज एंगल विद वर्टिकल। एंगल विद वर्टिकल यानी कि बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हमारे पास ये पेंडुलम है, अगर मैं इस पेंडुलम को, ये हमारे पास एक पेंडुलम है, अगर इस पेंडुलम को मैं थोड़ा मूव करूं और छोड़ूं तो शायद ये आराम आराम से मूव करे, और अगर मैं इसको ज्यादा दूर तक लेकर जाऊं और फिर छोड़ूं तो अब क्या हो सकता है ये तेजी से मूव करे। थिंकिंग की बात करूं, अगर ये फैक्टर गलत होगा, डायमेंशनल एनालिसिस की खूबसूरती ये है कि अगर कोई फैक्टर ऐसा है जो नहीं इन्वॉल्व तो वो ऑटोमेटिकली खत्म भी हो जाएगा। तो इसलिए ये 3 फैक्टर्स आपने दिए, तो ये एंगल थीटा भी मैटर करता है। और नंबर 4 जो हमारे पास चीज है वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो ग्रेविटी की स्ट्रेंथ है वो कितनी है, क्योंकि ग्रेविटी की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो हो सकता है टाइम पीरियड पेंडुलम का अफेक्ट हो, क्योंकि वो जो बॉब है जमीन उसको ज्यादा तेजी से खींचेगी, अगर जी की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसका टाइम पीरियड अफेक्ट हो सकता है। तो ये 4 फार्मूले, ये 4 फैक्टर्स मेरे दिमाग में इस वक्त आ रहे हैं कि यार ये चीजें ऐसी हैं जो पेंडुलम के टाइम पीरियड को अफेक्ट करेंगी या कर सकती हैं। अगर नहीं इसमें से कोई ऐसा फैक्टर, वो खुद ही निकल जाएगा। अब जरा देखें इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये सारी बात जो मैंने वर्डिंग्स में लिखी है, पहले तो मैं इसको लेकर आता हूं मैथमेटिकल फॉर्मूला की शेप में। तो ये सारी चीजें हैं जिन पर टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, तो मैं लिखूंगा टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन, पहला कौन सा फैक्टर है जिस पर डिपेंड कर रहा है, मैस। दूसरा कौन सा फैक्टर है जिस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ। तीसरा फैक्टर जिस पर डिपेंड कर सकता है, एंगल। और चौथा फैक्टर जिस पर डिपेंड कर सकता है, जी की वैल्यू पर। तो ये है वो सारे फैक्टर्स जिन पर टाइम पीरियड डिपेंड कर सकता है। लेकिन आपको पता है समटाइम्स फार्मूले में हायर पावर्स भी आती हैं। एक्स वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, एक्स वाई के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक्स वाई के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक्स वाई की पावर 3 के। तो इनकी पावर्स भी तो हो सकती हैं, तो मैं इनको इमेजिनरी पावर्स दे देता हूं कि भाई इसके इतनी पावर ऊपर डिपेंड कर रहा है, ए बी सी डी, कोई भी पावर्स हो सकती है। आपको मालूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है उसको हटाएंगे जब भी, फॉर दैट पर्पस वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। हमें जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह इक्वेशन लेकर आते हैं तो हमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, साथ हमारे पास वही बाकी चीजें रह जाएंगी और उन वेरिएबल्स की कुछ पावर्स होंगी जिनको मैंने ए बी सी डी का नाम दिया। आप पूछेंगे सर अब करना क्या है? आंसर इज वेरी इजी। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, दूसरे अल्फाज में द वैल्यू ऑफ द पावर्स। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, और इस इक्वेशन नंबर 1 की जितनी भी वेरिएबल्स की पावर है वो हम लोगों को अब फाइंड आउट करनी है। लेकिन हम उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए सबसे पहले लेफ्ट साइड और राइट साइड पर जितनी भी चीजें आ रही हैं कांस्टेंट के अलावा, जरा मैं उनको स्टार बनाता हूं। कितनी चीजें आ रही है जी? एक चीज, ये दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल, चौथा और पांचवा। 5 वेरिएबल्स आते हैं, मुझे पांचों की डायमेंशंस पता होनी चाहिए। तो पहले मैं पांचों की डायमेंशंस अलग लिख लेता हूं ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। लो भाई, ये टाइम पीरियड, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड? और टाइम पीरियड हो या टाइम हो, डायमेंशन तो सेकंड ही होगी, डायमेंशन तो टी ही होगी। तो डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड इज टी। उसके बाद मैस, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मैस? तो आपको मालूम है मैस की डायमेंशन कैपिटल एम। नाउ लेंथ, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ? तो लेंथ की डायमेंशन भी बताई है आप लोगों को, एल। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एंगल? एंगल की डायमेंशन में एल में बता दो, पहले जी की डायमेंशन देख लेते हैं। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ
जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होती है, जो मैंने कल बताई थी LT-2, वही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर दफा फिर से एक्सेलरेशन और इन सारी चीजों की जो डेरिवेशंस दोबारा से करें, इनकी डायमेंशंस दोबारा से निकालें। तो इसलिए कल का लेक्चर अच्छी तरह से याद करें, क्योंकि वो हर जगह पर यूज होगा। अब जरा देखिए, रह गया एक स्टार यानी कि एंगल। तो डायमेंशन ऑफ एंगल, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। डायमेंशन ऑफ एंगल के लिए मुझे उसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो जरा देखते हैं, इसको हम थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। डायमेंशन ऑफ एंगल, एंगल का फॉर्मूला क्या था? थीटा किसके बराबर होता है? एस आर्क लेंथ ओवर रेडियस, यानी कि आर एस ओवर आर। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने रेडियन में। अब एस क्या है? आर्क लेंथ। लेंथ तो लेंथ होती है, आर्क की हो या किसी भी चीज की हो। तो एल डायमेंशन बनेगी, रेडियस भी तो एक लेंथ ही है, तो एल डायमेंशन बनेगी। आप सोच रहे होंगे मैं इसको काट दूं, असूलन करना भी ऐसे चाहिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए बुक को फॉलो करने के लिए मैं इस एल को ऊपर जाकर लिख देता हूं L-1। आप यूं समझे जैसे ये कटे ही हुए हैं, लेकिन ताकि आप बुक से पढ़कर कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इसको फिलहाल ऐसे लिख रहा हूं। तो जी, डायमेंशन एंगल की भी आ गई। तो ये हमारे पास एंगल की डायमेंशन इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब पांचों डायमेंशंस आ गई, तो मैं लिखूंगा पुट ऑल डायमेंशंस इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जहां जहां जो भी चीज आ रही है वहां वहां उसकी डायमेंशन पुट करूंगा। तो जरा देखिए, टी की जगह टी की डायमेंशन इज इक्वल टू, कांस्टेंट को नहीं छेड़ना, मैस की डायमेंशन कितनी है? m, लेकिन साथ उसकी पावर आ जाएगी जो कि a है। उसके बाद l की डायमेंशन क्या है? लेंथ की l, और साथ उसकी पावर b। इसी तरह थीटा की डायमेंशन l ओवर l या l इंटू L-1, और साथ उसकी पावर c। और इसी तरह g की डायमेंशन क्या है? LT-2, और साथ उसकी पावर d आ जाएगी। ये है हमारे पास इक्वेशंस में वैल्यू पुट करने के बाद की सिचुएशन। अब जरा देखिए, मजीद सॉल्व करते हैं। m की पावर a, ब्रैकेट्स खोलते हैं सारे, l की पावर b, ये l की पावर c, ये l की पावर, ब्रैकेट खुलेगी तो मल्टीप्लाई होगा, माइनस c, ये l की पावर, ब्रैकेट खुलेगी तो d, एंड देन वी हैव t की पावर -2 और d मल्टीप्लाई होगा तो -2d। ठीक हो गया? अब जरा सेम डायमेंशंस को, क्योंकि जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। एक बात ये, दूसरी बात इधर देखें, t की डायमेंशन में ना m है ना l है, लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए अगर m और l लिखना चाहूं तो उसकी पावर 0 लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको कल ये बताया था। इसी तरह कांस्टेंट, सो वी हैव m रेज्ड टू द पावर a, l की पावर सारी ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है, l है, तो b प्लस c माइनस c प्लस d, ये सारी पावर्स आ गई। और इसी तरह रह गया t, तो t की पावर -2d। अब जरा देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन, फिजिकल इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, तो फिर उसकी लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन हो वो राइट हैंड साइड की डायमेंशन होनी चाहिए। और क्योंकि हम फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, करेक्ट फार्मूला ही डिराइव करना जा रहे हैं ना, तो फिर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड की डायमेंशन होनी चाहिए। यानी कि जो पावर m की यहां पर हो राइट साइड पर, एग्जैक्ट m की वही पावर लेफ्ट साइड पर होनी चाहिए। तो अगर मैं कंपेयर करूं बाय कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड विद राइट हैंड साइड डायमेंशंस,
तो मैं कह सकता हूं कि जितनी पावर m की इधर है उतनी ही पावर m की इधर है, तो इधर तो a है, इधर 0 है, तो फिर a इक्वल्स टू 0। आपको याद है मैंने अभी बोला था हमने क्या फाइंड आउट करना है, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और ये मैंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली a की। मजीद देखें, हमें मालूम है ये c और माइनस c तो कैंसल हो जाएगा। अब l की पावर इधर क्या रहेगी, b प्लस d, कंपेयर कर रहा हूं, और यहां l की पावर क्या रहेगी 0, तो इसका मतलब b प्लस d किसके बराबर आएगा 0 के। ये भी हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। और फिर t की पावर कितनी है -2d, यहां t की पावर नहीं लिखी हुई 1 मतलब, तो फिर -2d किसके बराबर आया 1 के। और यहां से हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई। d किसके बराबर आएगा, यहां से देखिए 2 उधर जाकर डिवाइड होगा -2, तो यह आ जाएगा -1/2। d की भी वैल्यू आ गई। अब b प्लस d किसके बराबर है 0, तो b किसके बराबर होगा -d के, क्योंकि d उधर जाकर माइनस हो जाएगा। और जब d की वैल्यू पुट करूंगा -d माइनस ऑलरेडी है, जब d की वैल्यू -1/2 पुट करूंगा तो d की वैल्यू आ जाएगी 1/2। सो b है 1/2। तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई, मेरे पास b की वैल्यू आ गई, और मेरे पास d की वैल्यू आ गई। c रह गया, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखिएगा अभी। अब जरा देखें, ये सारी वैल्यूज जो हैं a b c की, मैं इनको वापस पुट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट वैल्यूज ऑफ a b d इन इक्वेशन 1। अब जरा देखिए, इक्वेशन 1 ये थी, तो t इज इक्वल टू कांस्टेंट, t इज इक्वल टू कांस्टेंट m की पावर a, लेकिन a कितना आया, a तो 0 आया, l की पावर b, और b कितना आया 1/2 आया। अच्छा, थीटा की डायमेंशन l-1 थी, इसकी डायमेंशन तो कैंसिल हो जाएगी, तो 1 आ जाएगा। और अगर इधर 1 आ जाए तो उसकी जो भी मर्जी पावर हो जाए, 1 की किसी भी पावर का आंसर तो 1 ही आएगा, इसलिए ये तो निकल गया। बाकी रह गया g, और g की पावर d है, और d कितना है जी -1/2। अब जरा तवज्जो कीजिए, m की पावर 0 कितना हुआ 1, तो इसका मतलब m की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है, ये हमारे पास चला जाएगा। बाकी क्या रह जाएगा, l की पावर 1/2, और g की पावर -1/2 को मैं नीचे ले जाता हूं, g की पावर 1/2 बन जाएगी। और फाइनली मैं इस पूरी पावर को, क्योंकि सेम पावर ऊपर भी है नीचे भी है, तो मैं उसको एक ही पावर में लिख सकता हूं। और आपके पास जो फॉर्मूला आया वो आया d इज इक्वल टू कांस्टेंट l/g, ठीक है, d इज इक्वल टू कांस्टेंट l/g, और साथ हमारे पास 1/2। यहां पर कांस्टेंट हर जगह पर साथ चल रहा है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर भी कांस्टेंट साथ चल रहा है। अच्छा जी, अब ये कांस्टेंट आ गया, और l/g एज इट इज आ जाएगा, और 1/2 को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट। ये है हमारे पास टाइम पीरियड का वो फॉर्मूला जो हम लोगों ने विदाउट डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस की टेक्निक से निकाला। लेकिन क्या आपको असल टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद है? तो टाइम पीरियड का असल फॉर्मूला था t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट l/g। दे आर वेरी मच सिमिलर, सिर्फ 2π जो है उसकी जगह यहां कांस्टेंट आया। इसका मतलब एक और बात कि डायमेंशनल एनालिसिस में कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी फाइंड आउट नहीं की जा सकती। तो आप फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी ये बताना आप लोगों के लिए मुमकिन नहीं है, और यही डायमेंशनल एनालिसिस का एक छोटा सा ड्रॉबैक है। तो अब हम जरा देखते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस के क्या लिमिटेशंस हैं, कहां वो फेल हो जाता है, तो जरा देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमने इसी एग्जांपल में देखा कि पहला प्रॉब्लम डायमेंशनल एनालिसिस के साथ क्या है, क्या लिमिटेशंस हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। तो पहली लिमिटेशन है कि डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कितना आएगा
डायमेंशनल एनालिसिस ये नहीं बता सकता। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम है कि डायमेंशनल एनालिसिस का ये जो मेथड है, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अगर किसी इक्वेशन में साइन थीटा कॉस थीटा आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाती हैं, तो वहां पर हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस का जो मेथड है ये यूज नहीं हो सकता। इसके अलावा डायमेंशनल एनालिसिस का मेथड वहां भी नहीं यूज हो सकता जहां वेरिएबल्स की जो तादाद है वो ज्यादा हो जाए। जैसे यहां तो 3 थी, लेकिन अगर वेरिएबल्स की तादाद 5 हो जाए या 6 हो जाए तो फिर डायमेंशनल एनालिसिस का जो मेथड है ये एप्लीकेबल नहीं रहता। तो ये थे कुछ लिमिटेशंस जो शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। यहां चैप्टर नंबर 1 का एंड होता है। नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 को एक दफा पूरा गो थ्रू करना है ताकि आप इसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। अल्लाह हाफिज।